यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, कल हमने जो है वो टाइम टेबल की एक वीडियो आपको बना के दी थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि आगे आने वाले 12 दिनों तक हम लोग जो है वो कैसे कैसे तैयारी करेंगे या आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो लगभग हमने 12 घंटे का शेड्यूलिंग बना के आपको दिया था कि इस तरीके से आप आज से बोले तो 22 अप्रैल से आप इसको फॉलो करना। आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कुछ लोगों ने बनाया जरूर होगा शेड्यूल, और कुछ ने फॉलो भी किया होगा अभी तक, और कुछ ने बनाया होगा बट फॉलो नहीं हुआ होगा। कल तो पूरे मोटिवेटेड थे बच्चे भाई, बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। हाँ, वो पता लगा सोने के बाद सब बाबा भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 11 दिन पेंडिंग है, तो कृपया करके उनको वेस्ट मत करना। 11 दिन के लिए कम से कम जरूर बना लेना। और एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा आपको शेड्यूलिंग, अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हो तो आपको हमेशा 10 घंटे की बनानी चाहिए। अगर आप 20 घंटे पढ़ सकते हो तो आपको 15 की बनानी चाहिए। आप 15 की बना के 21 पढ़ लो, वो काम करेगा। लेकिन अगर आपने 20 घंटे की शेड्यूलिंग बनाई, या फिर मान लो आपने दिन में 12 घंटे पढ़ने का शेड्यूलिंग बनाया और अगर आपसे 11 हुआ ना, डिमोटिवेटेड हो जाओगे। हाँ, अगर आप आपको लगता है 12 घंटे पढ़ लोगे, आप 10 घंटे का सीक्वेंस बनाओ, 10 घंटे की शेड्यूलिंग बनाओ। हाँ, पढ़ 12 घंटे लो, और 10 की बना के 12 घंटे पढ़ोगे ना, खुद को 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो प्राउड फील होगा। ओके, हाँ जी। चलो, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी 12 दिन तक हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो हमने यहाँ पे 2020 सीरीज जो है वो अब चलाई है, जिसके अंदर हम लोग जो है हर रोज में 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा पेपर नंबर 1 के, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का। ओके, हाँ जी। इसके साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी। तो 5 यूनिट के क्वेश्चन हम लोग 12 दिनों के अंदर जो है वो कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ में रहेंगे और आप भी साथ के साथ अपनी रिवीजन भी करेंगे। ओके, करेंगे ना? हाँ जी सर, करेंगे। क्योंकि वी ऑल आर द चैंपियंस। ओके, हाँ जी सर। चलो, अब आज हम लोग जो है शुरुआत करें हमारे एक फर्स्ट, हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे, उसके 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। आज की क्लास के अंदर मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेके आया हूं, ज्यादा हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। आज हम वो करेंगे, कल थोड़े एप्लीकेशन ओरिएंटेड वाले करेंगे, परसों और भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड वाले, और फिर हम लोग जो है वो जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन से। क्या है जी आज की क्लास का टाइटल? आज हम लोग करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। हाँ, मैं 20 क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं, जिनमें से मैं 19 करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप घर से करेंगे और मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या। और जो बच्चा आंसर देगा और उसका करेक्ट हुआ, उसको मिलेगा हमारी तरफ से एक गिफ्ट भी। ओके, हाँ जी सर। लालचियो, कैसे कान खुल गए तुम सबके। चलो आओ हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो है क्या? बोलता है द मोस्ट डिजायरेबल स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। डिजायरेबल का मतलब जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, क्या होनी चाहिए भाई? टीचर के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और वो स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करे, चेंज भी कर पाए। क्योंकि टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल। ओके, हाँ जी। ये आपको ऑप्शन दे रखे, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर, मोस्ट डिजायरेबल स्किल जो है टीचर के अंदर वो क्या? टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, बच्चों को वो चीज समझाना जो टीचर समझाना चाहता है। जो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो चीज अगर आप उनको पढ़ा देते हैं तो ये टीचिंग का सबसे मेन स्किल मानी जाती है, जो एक टीचर के अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है क्या? ए। सबसे मेन जो है वो ये है आपका। इसके बाद मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ में आपको मैचिंग करना है। 3 तरह के हमारे जो है वो लेवल होते हैं। एक होता है MLT, ULT, RLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इन तीनों के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन पेपर में एक बार आया भी था, कि ये तीनों लेवल किस किस ने दिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये तो क्रैमिंग का है, समझने का इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था, और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। तो थोड़ा सा आपको रट्टा मार के जाना पड़ेगा।
ओके जी सर। अब ये तीनों में होता गया है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों लेवल के अंदर बेसिकली क्या है, ये टीचिंग के मोड हैं। एक टीचर जो है वो इन तीन तरीके से पढ़ाता है। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, छोटे बच्चों के लिए इसको यूज किया जाता है। मेमोरी लेवल के अंदर टीचर कोशिश करता है बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करवाने की। यहां पे हमारा मेन एम जो है वो चीजों को रटवाने के ऊपर होगा, ना कि उनको समझाने के ऊपर। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेमोरी लेवल, जिसमें चीजों को मेमोराइज करवाया जाएगा। और ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्या है, टीचर सेंटर्ड, क्योंकि यहां पे टीचर की चलती है, बच्चे की यहां पे नहीं चलेगी। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मेथड टीचिंग जो है वो एक ऐसा लेवल ऑफ टीचिंग है जिसके अंदर टीचर बच्चों को पहले कुछ मेमोराइज करवाएगा और फिर कुछ समझाने का काम करेगा। बट बच्चा फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो जनरली टीचर से नहीं करता। टीचर समझाएगा बातों को, और बच्चा उस चीज को क्या कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एक्चुअल के अंदर ये भी एक टीचर सेंटर्ड वे है। और आखिरी है कौन सा, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के अंदर ऊपर वाले दोनों आएंगे, बोले तो इसमें मेमोरी लेवल भी आएगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आएगा। पहले टीचर स्टूडेंट को कुछ चीजें मेमोराइज करवाएगा, फिर उनको समझाएगा और फिर बोलेगा कि अब आप इसके थ्रू जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। बोले तो आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको प्रैक्टिकली लेके आना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके हाँ जी सर। तो और ये जो है ये आपका स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ऊपर वाली दोनों जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ध्यान रखना इस बात को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके हाँ जी सर। लो जी, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, ए। चलो जी आगे थर्ड क्वेश्चन है जी अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस बताना है, डिफरेंट लेवल। मैं बोलूंगा भी नहीं, आप खुद बता देंगे सीक्वेंस क्या है। सर सबसे पहले चीजों को मेमोराइज, देन अंडरस्टैंड एंड देन रिफ्लेक्टिव। तो आंसर जो आएगा इसका क्या, ए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके हाँ जी सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। नाउअडेज बोलता आजकल टीचिंग इज बिकम मोर एंड मोर। क्या हो गया है, टीचिंग जो है आजकल वो क्या हो गई है। सर पहले टीचिंग चला करती थी आपकी टीचर सेंटर्ड। क्या, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड का मतलब यह था कि टीचर अपने आप करिकुलम को सेट किया करता, अपने आप सब कुछ प्लानिंग किया करता और आके बच्चों को पढ़ाया करता। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है, जो करिकुलम था वो टीचर के अकॉर्डिंग हुआ करता, टीचर के ऊपर बेस्ड हुआ करता। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है टीचर सेंटर्ड की जगह जो है आजकल जो टीचिंग चलती है वो कैसी चलती है, लर्नर सेंटर्ड। क्या, लर्नर सेंटर्ड। इसका मतलब यह है कि अब टीचर जो है वो बच्चों के हिसाब से पढ़ाता है, ना कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। ओके हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, लर्नर सेंटर्ड। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। द हाईएस्ट लेवल जो कॉग्निटिव डोमेन का, देखो हम डोमेन की अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़े डोमेन, मैंने आपको अपने क्लासेस के अंदर पढ़ाया, मैंने कॉग्निटिव के बारे में चर्चा करी। हाँ जी सर, बेसिक डोमेन कॉग्निटिव वाला। एक हमने जो है वो पढ़ा यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन। हाँ जी सर। एक हमने यहाँ पे जो है वो पढ़ा कौन सा, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव अगर मैं बात करता हूँ, कॉग्निटिव डोमेन एक ऐसी डोमेन होती है जहां पे हम कॉग्निटिव बोध से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इसमें बात की जाती है किसकी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के बारे में। ओके हाँ जी। तो बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कौन सी होती है। अगर मैं बात करता हूं कॉग्निटिव डोमेन का, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम 6 तरह के डोमेन पढ़ते थे, आपको अगर याद हो, मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया भी था। और वो 6 कौन कौन सी थी, एक था आपका नॉलेज, सबसे पहले चीजों को क्या करना, नॉलेज का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकॉल करवाना। दूसरा क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, समझना। एप्लीकेशन, लगाना, प्रैक्टिकली लगाना। एनालिसिस, बड़े कॉन्सेप्ट को पार्ट में डिवाइड करना। सिंथेसिस, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना। एंड इवैल्यूएशन, सबसे आखिरी में जो हमने किया उस सबको क्या करना, इवैल्यूएट करके देखना। तो सबसे हायर लेवल का जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, सबसे हायर लेवल का, वो कौन सा है जी, आपका इवैल्यूएशन। कौन सा, इवैल्यूएशन। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज इवैल्यूएशन। क्या है जी, इवैल्यूएशन। ओके हाँ जी सर। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द इंटेलेक्चुअल स्किल रिफ्लेक्टेड बाय, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। सर अभी तो बताया आपने, इंटेलेक्चुअल स्किल इज रिफ्लेक्टेड बाय द कॉग्निटिव डोमेन। किसके द्वारा, कॉग्निटिव बोले तो बोध, बोले तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ओके हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच डोमेन इज कंसर्न विद द फिजिकल एंड द मोटर स्किल। फिजिकल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जिसमें एक पर्सन जो है वो क्या करता है, आपको जो है चीजें सिखाएंगे कैसे,
दिमागदारी वाली नहीं, फिजिकल जो स्किल्स होती हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हाथ पैर का यूज करते हैं, लाइक साइकिलिंग हो गया, ठीक है, लाइक क्या तैरना हो गया, ये सब चीजें सिखाना। ये सब किस डोमेन का पार्ट है, ये किस एरिया का पार्ट है टीचिंग का, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइकोमोटर। क्या बोलेंगे, साइकोमोटर, जिसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक अंगों का इस्तेमाल किया जाता है चीजों को समझाने के लिए, या शारीरिक अंगों का यूज किया जाएगा चीजों को समझने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइकोमोटर डोमेन। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी आपका, ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। टीचर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएगा। देखो, एक टीचर का पहली बात तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। अगर कोई टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेटर है तो नेचुरल बात है उसका टीचिंग बड़ा बेस्ट होने वाला है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही शानदार वाला होना चाहिए। जब आप दूसरे से बात करें तो आप मोह लो दूसरे पर्सन को, तो दूसरे पर्सन को ये होना चाहिए, ओ भाई साहब क्या ये है, टीचर तो यही है भाई साहब, ठीक है। तो इफेक्टिव अगर आप में कम्युनिकेशन का स्किल्स है तो नेचुरल बात है आपका टीचिंग और भी, टीचिंग में आपके 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। टीचर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है बन जाएगा अगर क्या होगा, इफ ही यूज इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, नो, ही इफ ही हेल्प स्टूडेंट गेट द मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच। अगर वो बच्चों को वो चीज समझा पाए, बच्चों को वही मतलब बता पाए जो वो बताना चाहता है, तो मान लेंगे कि टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल है या टीचर का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव है क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, टीचर समझाना कुछ चाहता है, बच्चा समझ कुछ और ही जाता है, ठीक है ना। तो कब माना जाएगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव है, जब आप बच्चों को वही चीज समझा पाओ जो चीज आप उनको समझाना चाहते हो, तो माना जाएगा आपके द्वारा पढ़ाई की जो कम्युनिकेशन स्किल है या आपके द्वारा जो यूज की गई कम्युनिकेशन स्किल है टीचिंग के अंदर, वो क्या है, इफेक्टिव है। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द टीचर रोल इन द हायर एजुकेशन। बोलता है हायर एजुकेशन के अंदर टीचर का रोल क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर देखो कोई समझने वाला बच्चा जो है वो क्या क्या मतलब समझेगा, इसमें बहुत बारीकी है, मैं आपको बताऊंगा। हायर एजुकेशन के अंदर पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन, 12वीं के बाद की जो वो होती है ना अपना जो शिक्षा चलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हायर एजुकेशन। तो बोलते हैं टीचर का रोल हायर एजुकेशन में वो क्या है, टीचर का रोल हायर एजुकेशन के अंदर है जी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, हाँ जी है। ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। ओनली वर्ड क्या यूज किया, ओनली। अगर ये वर्ड ना होता ना, अगर ये होता ओनली प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, ओके है, क्योंकि बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, लेकिन बोलते हैं ओनली प्रिपेयर करना, वर्ड क्या गया, ओनली प्रिपेयर करना बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए, ये गलत हो गया, ये ओके। अच्छा, मोटिवेट करना स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए, हाँ जी हम करते हैं। एनकरेज करते हैं कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, हाँ जी करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, टीचर का रोल हायर एजुकेशन के अंदर क्या, ए, सी एंड डी। तो आंसर आएगा क्या, सी। 9th का आंसर क्या, सी, 1, 3 एंड 4। ओके, हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेस पर आपको जो है ये कुछ एक्टिविटीज है, इनको आपस में क्या करना है, आपको लॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी। सबसे पहला बोलता है एनालिसिस करेंगे, वर्क डन, जो काम हो गया उसको एनालाइज करना। अरे भाई शुरू तो करो तब तो जाके खत्म होगा, फिर एनालाइज करेंगे। अच्छा, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पहले नंबर पे। सबसे पहले जब भी आप जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने की सोचते हो, बोले तो क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाने की सोचोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सर बच्चों के साथ में हम सबसे पहले प्रिपेयर करके आएंगे, लेक्चर सब कुछ प्रिपेयर करके आएंगे। देन आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे, अपने मटीरियल को जो कुछ आप प्रिपेयर करके आए उसको बच्चों के सामने क्या करेंगे, पेश करेंगे। देन मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट करेंगे। इसके अंदर क्या करोगे जी, मॉडिफिकेशन करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे। अच्छा, और फिर एनालिसिस। अरे सर क्या बात कर रहे हो, जब हमने चीजों को प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट करने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि जो हमने काम किया क्या वो सही था या नहीं था। तो तीसरे नंबर पे ये, और उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर सब कुछ सही है तो ओके, और अगर नहीं है तो हम हमारी जो स्किल्स हैं उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 4। तो आंसर जो है वो हो गया क्या आपका, बी। बी का मतलब क्या, पहले सेकंड बोल तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, फिर थर्ड बोल तो प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, फिर फर्स्ट एनालाइज करेंगे एंड देन क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, हाँ जी सर चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो आ रहा है वो है क्या, इफेक्टिव टीचिंग मींस इफेक्टिव टीचिंग। भाई साहब इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? देखो, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब ये है जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं बच्चों को वही चीज समझ में आ गई। आप बच्चे का बिहेवियर चेंज करना चाहते थे और बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया, आप जो बच्चे को समझाना चाह रहे थे बच्चा वो चीज समझ गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है? इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। इफेक्टिव टीचिंग में सब कुछ आएगा, एक को छोड़ के। क्या? द टीचर टीच विद एंथुसिज्म, हाँ जी, टीचर पूरे जोश के साथ में पढ़ाएगा, बिल्कुल। द टीचर फाइंड फॉल्ट, है क्या? टीचर फाइंड फॉल्ट इन स्टूडेंट। इफेक्टिव टीचिंग के अंदर टीचर का मेन उद्देश्य ये होता है कि टीचर बच्चों के अंदर कमियां ढूंढता है। क्या बात करते हो सर, टीचर बच्चों में कमियां थोड़ी ढूंढेगा, टीचर तो बल्कि कमियों को डायग्नोस करके उसको दूर करने का काम करेगा, ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया सर, इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आना चाहिए। आगे, ए टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन द क्लास कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, टीचर का मेन एम यहाँ पे टीचिंग के ऊपर रहता है, क्लास को कंट्रोल करने के ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आप शानदार तरीके से पढ़ाओगे तो क्लास अपने आप ही कंट्रोल रहेगी। ओके है जी। द टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। बिल्कुल सही बात है, टीचर का मेन उद्देश्य क्या? कोर्स कंप्लीट करने का होता है या चीजों को समझाने के ऊपर होता है? सर, चीजों को समझाने के ऊपर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ सम स्टूडेंट फेल, अब ये बहुत ही टेक्निकल वाला क्वेश्चन आ गया भाई, अब ध्यान से सुनना। इफ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर फेल हो गया, इट इज अ फॉल्ट ऑफ, तो ये किसका फॉल्ट है? अब यहां पंगा हो गया, क्या ये फॉल्ट है टीचर का? कैसे बोल सकते हो भाई? क्या पता टीचर ने बढ़िया पढ़ाया, बच्चा पढ़ के ना गया हो। ओके, क्या ये फॉल्ट है प्रिंसिपल? क्या? अरे भाई, उसका क्या रूल आ गया यहाँ पे? प्रिंसिपल ने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, मान लो प्रिंसिपल ने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की, फिर भी बच्चा फेल हो सकता है, हो सकता है। क्या ये फॉल्ट है स्टूडेंट का? अरे भाई, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट पढ़ने के पूरे मूड में था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, क्या पता प्रिंसिपल ने फैसिलिटी नहीं दी, तो फिर क्या इसका मतलब? सर, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। आप किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है क्लासरूम के अंदर मान लीजिए, तो ये किसका फॉल्ट है? तो आंसर क्या? इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। ओके, हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। अगर एक टीचर, तो क्वेश्चन क्या है? ए टीचर हु इज नॉट एबल, जो एबल नहीं है, एक टीचर जो एबल नहीं है, किस चीज में एबल नहीं है जी? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट शुड, उसको क्या करना चाहिए? अगर मान लो टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा जो है वो अटेंटिव नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड, टीचर को खुद अपने टीचिंग मेथड को इवेलुएट करना चाहिए एंड इंप्रूव करना चाहिए। और उसके अंदर क्या करना चाहिए? इंप्रूव। ऐसा नहीं कि वो रिजाइन कर दे ना, ऐसा नहीं कि वो प्यूपिल्स के अंदर बच्चों में दोष ढूंढना शुरू करे ना, ऐसा नहीं कि वो उनको डिक्टेट करना शुरू कर दे, अपनी तानाशाही शुरू कर दे, नहीं। टीचर को देखना चाहिए कि बच्चा जो है अटेंटिव क्यों नहीं हो पा रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? इवेल्युएट करना चाहिए अपने टीचिंग मेथड को और उसके अंदर क्या? इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं? फॉर ए टीचर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, for a teacher in the higher educational institution which of the following is the best option to do in the leisure time। अगर मान लो बच्चा, अगर कोई टीचर जो है वो लीजर टाइम के अंदर है, लीजर का मतलब क्या? एकदम खाली बैठा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर आप टीचर लगे और अभी आपके पास फ्री पीरियड है, तो आपको उस टाइम फ्री पीरियड में क्या करोगे? व्हाट्सएप? नहीं सर। गेम खेलोगे? नहीं सर। सोओगे? नहीं सर। क्या करोगे? सर हम खाली बैठे होंगे तो नेचुरल बात है हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे? रिसर्च। तो क्या बोलता है? टेकिंग रेस्ट इन टीचर रूम? नहीं। रीडिंग मैगजीन लाइब्रेरी? मैगजीन क्यों पढ़ूं, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भाई साहब। नहीं। टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ? क्या बकबक करनी शुरू कर दूं? नहीं। डूइंग रिसर्च? एग्जैक्टली सर, हम खाली बैठेंगे तो हम यही करेंगे। तभी यहां पे एक बात बोली जाती है, मैं आपको बोलूंगा वो बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली भाई, बी मोर टू गेट मोर। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा। अगर सभी लोग जो है वो खाली बैठे तो आप खाली मत बैठिएगा, आप काम कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तभी बोलते हैं देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस एक्स्ट्रा ही होता है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रखिएगा कि कल को अगर मान लो अगर खाली बैठे हैं तो खाली नहीं बैठना है अपने को। हम आए हैं जीवन अगर अपने को दिया भगवान ने तो नेचुरल बात है इसको अपने को पूरा बढ़िया तरीके से जी के जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं मरने वाले हैं भाई आप इसको पूरा जी के जाएंगे, बढ़िया तरीके से जो है अपना नाम कमा के जाएंगे और ऐसे पीक पे जाएंगे कि मतलब सारे लोग बोलेंगे अरे क्या बात है, ठीक है ना। हाँ जी, तो पूरा एकदम अटेंटिव रहने का एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं।
आप जो टाइम टेबल बोला ना उसको बनाना। आप अगर आज नहीं फॉलो हुआ कोई बात नहीं, कल फॉलो करना। अभी भी 11 दिन पड़े। ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला मेरे से तो हुआ ही नहीं, हाय मैं क्या करूं। अरे भाई अभी भी टाइम पड़ा है ना, करो उसको, कोई बात नहीं। चलो, द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ ए टॉपिक बिकॉज, बोलता है एक्सपीरियंस जो टीचर होता है ना उसको डिटेल लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक एक्सपीरियंस टीचर है, कई सालों से पढ़ा रहा है, 10 सालों से पढ़ा रहा है, उसको लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब उसको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने दिनों के अंदर कौन सा टॉपिक खत्म करवाना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज दे कैन इक्विप, पढ़ो, दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प। नहीं, इसका तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देयर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट इन द क्लास, नहीं ऐसा भी नहीं होता। अगर आप पढ़ाओगे ढंग से तो बच्चे पढ़ेंगे कि सारे के सारे क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। द टीचर इज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंज फ्रॉम द स्टूडेंट इवन इफ दे आर रॉन्ग, नहीं, दे कैन इक्विप देमसेल्फ, क्योंकि टीचर ने अपने आप को इक्विप कर लिया विद ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो टीचर ने अपने क्या गेन किया, स्पेशलाइजेशन, और उसको वो यूज करता है, तभी उसको लेसन प्लान की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा जो है वो मेथड है लर्निंग के। चीजों को अब टीच नहीं करना, अब लर्न करना है, समझना है, चीजों को सीखना है। अब चीजों को आप कैसे कैसे सीख सकते हैं? टीचिंग के द्वारा, हाँ जी, टीचर पढ़ाएगा, हम सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर, कई बार ऐसा भी होता है हम खुद कर करके सीखते हैं, बिल्कुल। इमिटेशन, नकल मार के, हाँ जी, नकल मार के भी सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने फादर को देख के वही काम करते हैं जो उसका फादर कर रहा होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं, क्वेश्चनिंग कर करके सीखते हैं, रिफ्लेक्शन कर करके सीखते हैं। तो ये सब हमारे जो है वो मेथड है किसके? लर्निंग के। आंसर क्या आएगा? 16 का डी। आगे, When presenting मटीरियल, जब आप अपने मटीरियल को या जब आप अपने सिलेबस को क्लासरूम के अंदर क्या करते हो, शो करते हो, या जो आप लेक्चर को प्रिपेयर करके जब आप उसको क्लासरूम के अंदर क्या करते हो, शो करते हो, टीचर शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, टीचर को इनमें से क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहला स्ट्रक्चरिंग, क्या जब आप सिलेबस को क्लासरूम के अंदर डिस्कस करेंगे क्या वो वेल फॉर्मेट में होना चाहिए, और क्या वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, या मतलब कुछ भी उठा के दे दोगे? नहीं सर, पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चीज सारी की सारी अरेंज होनी चाहिए। स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या? वेल अरेंज्ड, क्या वेल अरेंज्ड होना चाहिए। ओके, दूसरा बैलेंसिंग, क्या उनमें बैलेंस होना चाहिए भाई, पहले आसान चीज फिर थोड़ी मुश्किल, हाँ जी सर होना चाहिए। और जब आप चीजों को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे क्लासरूम के अंदर, तो क्या मोटिवेशन होना चाहिए क्या? यस सर, ये भी होना चाहिए। तो तीनों चीजें मिला के ऑल ऑफ द अबव। ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप कंसीडर करें। पहली स्टेटमेंट क्या है? द करिकुलम कवर द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बोलते हैं जो करिकुलम होता है क्या उसमें होल स्पेक्ट्रम आता है ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का? क्या जो करिकुलम है उसमें सब कुछ आता है? सर क्या बात करते हो, करिकुलम के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं जो करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सिलेबस का पार्ट माना जाता है और उसको भी इनमें इंक्लूड किया जाता है। हाँ जी सर, तो ये तो सर बात गलत है। ओके, दूसरा, द सिलेबस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एग्जामिनेबल पोर्शन ऑफ द करिकुलम, क्या सिलेबस का, बोलता है सिलेबस जो है वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, मतलब सिलेबस जो है वो एग्जामिनेबल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि सिलेबस के अंदर एग्जाम में जो चीजें हैं उसके अलावा भी बहुत सारी और भी चीजें इंक्लूड होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बोलता है विच ऑफ द अबव इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी चीज सही है? पहला गलत और सेकंड वाला सही, ओनली 2। आगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन एक बार आपको बताया तो डिस्कस करता हूं। बोलता है इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट 1 प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द टीचिंग मेथड व्हाइल लिस्ट 2 इंडिकेट द फैक्टर हेल्पफुल इन रेंडरिंग देम इफेक्टिव। मैच द टू लिस्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ये आपको ना 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 ये टीचिंग मेथड्स की एंड लिस्ट 2 जो है इसमें दे रखा है फैक्टर विच इज हेल्पफुल इन मेकिंग देम इफेक्टिव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना है। ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है, इनको आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पोस्ट करिएगा, लिख लीजिएगा और आप इसका मुझे करेक्ट आंसर जो है वो बताना। ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको करेंगे आप शब्दों पे जाना, सारा खेल शब्दों का है। ठीक है ना, तो शब्दों पे जाना और समझने की कोशिश करना कि किस मेथड में क्या होना चाहिए। लाइक डिस्कवरी है, थोड़ा थोड़ा डिस्कवर करना, कुछ चीजें कर करके कुछ नई चीज निकल के आएगी। लाइक डिस्कशन हो गया, आपस में क्या करना, एक्सचेंज करना, कुछ ऐसा, मतलब मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब इस तरीके से आपको करना है।
ओके, तो आप ये बताना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और दूसरा कमेंट करके ये जरूर बताना कि किस किस बच्चे ने आज टाइम टेबल को फॉलो भी किया और वो कितने बजे सुबह उठा, जरूर बताना वो भी। ओके, हाँ जी, चलो इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का ये, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी, टीचिंग बेस्ड है किसके ऊपर, मास्टरी ऑफ द कंसेप्चुअल नॉलेज। हाँ जी बच्चों, टीचर के अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। आंसर जो है वो क्या, डी, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ओके, हाँ जी सर, लो जी, ये हो गया जी हमारा आज का 2020 सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे हैं टीचिंग के। कल हम फिर मिलेंगे नए 20 क्वेश्चंस के साथ में टीचिंग के। एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे आज दिया है होमवर्क के तौर पे, आप वो बताएंगे मुझे कमेंट करके, और जो बच्चा पास होगा उसको कल हम बताएंगे कौन कौन बच्चा पास हुआ, और वो आपको मिलेगा एक नया सा गिफ्ट भी साथ में, ठीक है। हाँ जी, चलो ये हो गया अपना। और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना, अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, अच्छा कमेंट भी करना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी जो है वो प्रिपरेशन और भी शानदार हो जाए। ओके, और अगर आप लोग जो है, जो जून 2020 में मुझे लगता नहीं है कि पेपर होगा, मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, मतलब अपकमिंग जो भी पेपर होना है अपना, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की। अगर आप पेपर 1 लेना चाहें तो आप आइसोलेटेड पेपर नंबर 1 भी ले सकते हैं। 3000 पेपर 1 की फीस है, जिसके अंदर आपको मिलेगी सारी वीडियोस, जैसे ये है, मतलब हमारे बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी डाले भी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं, वो सारे लेक्चर मिलेंगे। अप्रोक्स 200 प्लस लेक्चर्स हैं, प्लस में मिलेगा आपको सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो जो आज से स्टार्ट भी होंगी, नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया उसके ऊपर हम शुरू करेंगे, और साथ में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियो के साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी। ओके, हाँ जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं। ओके जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं कल और एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और घर में ही रहिएगा, ज्यादा बाहर बूर मत जाइएगा, ठीक है। घर में रहिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, और मैंने कल भी आपको बोला एक्सरसाइज करने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को एकदम टिच रखने का है। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।